हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने हिस्ट्री का अगला चैप्टर विच इज़ अबाउट द विजयनगर एम्पायर। अभी तक हमने पूरे क्लास 12th की हिस्ट्री में देख लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक एक बार यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला चैप्टर था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हम आए जैसे आयरन इन्वेजन की थ्योरी थी, उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड जो आता हम उस पर आए। ऋग्वैदिक पीरियड के बाद इनिशियली इनफैक्ट हमने लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट किया था फ्रॉम 600 BCE। तो उसमें हमने देखा था अबाउट किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। अगले चैप्टर में उसके किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। एंड देन उसके बाद उसी टाइम पीरियड के थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड ऑल हमने देखा था। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ था, जो कि था थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, जिसमें हमने देखा था कि ट्रैवलर्स कैसे इंडिया आ रहे हैं और इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें लिख रहे हैं जो उनको ऑड लग रही है। ठीक है, उनमें हमने 3 ट्रैवलर्स के बारे में मेजरली डिस्कस किया था, जो कि थे अल-बिरूनी, इब्न बटूटा एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। देन अगला चैप्टर हमारा कंटिन्यूएशन था अपने चैप्टर 4 का, जिसमें हमने भक्ति ट्रेडिशंस एंड सूफिज्म, कमिंग अप ऑफ इस्लाम, ये सब देखा था। देन अब हमारा अगला चैप्टर आएगा मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड का, जिसमें हम देखेंगे अबाउट द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर, अब हम ये थोड़ा साउथ इंडिया में जा रहे हैं। जैसे अभी तक 1 सेकेंड, हाँ, अरे नहीं ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी तक हमने देख लिया था जितना मतलब देखा है अभी इस टाइम पीरियड तक जनरली हमने डिस्कस किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ठीक है। और तब इस्टेब्लिशमेंट होता है साउथ में इस्टेब्लिशमेंट होती है विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। तो उसके बारे में हमें देखना है। सो ना विजयनगर एम्पायर के बारे में देखते हैं। तो विजयनगर एम्पायर एक सिटी भी था और एक एम्पायर भी था, है ना। मतलब विजयनगर एक एम्पायर में एक सिटी थी जो उनकी कैपिटल था, उसको विजयनगर कहा जाता है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1336 बाय 2 ब्रदर्स, नेमली हरिहर एंड बुक्का, है ना। हरिहर और बुक्का नाम के 2 ब्रदर्स थे। उन्होंने इस कह सकते हो एम्पायर को स्टार्ट किया था। देन लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं जब हिस्ट्री में, तो 17th और 18th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इस विजयनगर एम्पायर में रूइंस देखने को मिल रहा है। लाइक ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ठीक है। तो अब विजयनगर एम्पायर जो था वो एक्चुअली हुआ क्या था, इट वॉज सैक्ड एंड डेजर्टेड इन 1565, और उसके कुछ रिमेन्स अभी भी लोगों की मेमोरी में बचे रह गए थे। तो उसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं इसके बारे में, और हिस्ट्री का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। ओके, सो जो आप कह सकते हो तुम, अभी तो हम इसे विजयनगर एम्पायर बुलाते हैं, बट इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे वो इनको कर्नाटका साम्राज्यमु बुलाते थे, ठीक है। सॉरी, हाँ, वो इसको कर्नाटका साम्राज्यमु बुलाते थे, ठीक है। नाउ अब है क्या कि जो विजयनगर सिटी की हम आज बात कर रहे हैं उसका एक्चुअल में जो नाम था वो था हम्पी, और ये हम्पी नाम पड़ा था फ्रॉम द नेम ऑफ अ लोकल गॉडेस जिनका नाम है पंपा देवी, ठीक है। और इनकी रूइंस जो थी, जो कि 19th सेंचुरी में लोगों को पता लग रही हैं, वो सामने आती हैं बाय द एफर्ट्स ऑफ कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। जो कि फर्स्ट जो कि कह सकते हो तुम, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 1850 में फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ये मेनली इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आते हैं कि लोकल प्रीस्ट से कंसल्ट करके इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। नाउ अब कंस्ट्रक्शन हुआ है विजयनगर की हिस्ट्री का थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, इनके मॉन्यूमेंट्स को देखकर, इनके आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को देखकर एंड इनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर। अब थोड़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर देखें तो इसका फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स रहते थे, डेमोग्राफी डाइवर्स थी, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। नदर्न बाउंड्री में कंपटीशन बहुत था कंटेम्प्रेरी रूलर्स का, लाइक सुल्तान्स ऑफ डेक्कन, गजपति रूलर ऑफ ओडिशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको कंट्रोल चाहिए था उस एरिया का, है ना। फर्टाइल एरिया पड़ता था वहाँ पे, इसलिए सबको कंट्रोल चाहिए होता था। और बट इनके बीच में इंटरेक्शंस भी बहुत थे, है ना। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी था, लाइक आर्किटेक्चरल फील्ड में था। विजयनगर रूलर्स ने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की थी इस्लामिक रियाल्म से, जो कि इस्लामिक रूलर्स अपने किंगडम में बनवाते थे, ठीक है ना। इट कंसिस्टेड एरियाज which had strong past empires. One second. Strong past empires like Cholas and Hoysalas, है ना। चोला जो कि रूल करते तमिलनाडु के एरिया में इनके पहले, और होयसलास जो कर्नाटका में रूल करते थे इसके पहले, ठीक है। नाउ अब जो रूलर्स थे विजयनगर एम्पायर के, ये टेम्पल्स वगैरह को पैट्रोनेज देते थे, है ना। टेम्पल्स को हमने देखा था पहले भी कि चोलास वगैरह भी पैट्रोनेज दिया करते थे फॉर नयनर्स, है ना, शहवाज को। तो ये लोग अब उनको पैट्रोनेज देकर उनके लिए टेम्पल्स भी बनवाया करते थे,
और उसके एग्जाम्पल्स है बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर, चेनाकेशवा टेम्पल इन बेलूर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इनके टेम्पल्स के। ना अब यहाँ के जो रूलर्स थे, ये खुद को रायाज बुलाते थे। मतलब रायाज इन द सेंस उन जैसे लोकल रूलर के नेम राजा होते हैं, तो इन लोग खुद को रायाज बुलाया करते थे। ठीक है, नाउ एक सेकेंड, इसको क्या हो रहा है, हाँ, अब ये खुद को रायाज बुलाते थे। दूसरी चीज़, थोड़ा और चीज़ अगर देख लें हम प्रेजेंट उसमें आके कि 1836 में एपिग्राफिस्ट यहाँ के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करना स्टार्ट करते हैं, हम्पी में जो मिलता है। और 1854 तक ये जो हम्पी की साइट है वर्ल्ड की नज़रों में पब्लिश होने लगी, क्योंकि फोटोग्राफर्स वगैरह यहाँ आने लगे, उनके लिए ओपन हो गई सब जगह। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इनके बारे में अगर देखें तो इनका वॉरफेयर मतलब एम्पायर का वॉरफेयर जनरली डिपेंड करता था फॉर कैवलरी, है ना, कैवलरी, जिसमें से ये लोग हॉर्स इंपोर्ट करते थे फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहाँ की हॉर्स की ब्रीड जो थी वो ज़्यादा कह सकते हो अच्छी थी, है ना। सो और ये करना भी इम्पॉर्टेंट था टू जिससे कंपटीशन दे सकें राइवल किंगडम्स को, है ना। और ये ट्रेड जो था पूरा, इसको कंट्रोल किया करते थे अरब मर्चेंट्स, ये हॉर्स के ट्रेड को अरब मर्चेंट्स। बट इनकी एक लोकल कम्युनिटीज़ भी थी जो इनको ट्रेड वगैरह में इंगेज थी, जिनका नाम है कुदराई चित्तीज़। ठीक है, नाउ अब देयरफॉर ट्रेड वगैरह होता था, अच्छा खासा होता था। और 1498 में और भी नए बहुत से प्लेयर्स आ गए इस ट्रेड में। लाइक अभी तक ट्रेड हो रहा है सिर्फ मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से, बट अब नए प्लेयर्स आ गए लाइक पोर्तुगीज़। 1498 में वास्को डे गामा ने नया ट्रेड रूट कह सकते हो कि सी रूट इंडिया के लिए डिस्कवर कर लिया है, तो पोर्तुगीज़ आने लगे। अब वो भी अपने ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशन यहाँ स्टैब्लिश करने लगे, उनसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करने लगे, यूज़ ऑफ मस्केट्स वगैरह सीखने लगे, नए तरह की गन्स, है ना, नए तरह की शिप्स वगैरह हम उनसे टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करने लगे ना। अब इनका स्टेटस सिंबल इनकी सिटीज़ हुआ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दीस्ट लोगों से भरी हुई थी, है ना, वेल्दी लोगों से भरी हुई थी। और यहाँ पे हाई मतलब एग्जॉटिक गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, और इसी कारण से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता था। और इसी रेवेन्यू के कारण स्टेट भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था। ठीक है, नाउ अब थोड़ा इसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट इसका देखें तो ये 1336 में इस्टेब्लिश हुआ था विजयनगर एम्पायर। बट इसमें कोई एक कह सकते हो कि किसी एक सिंगल डिनेस्टी ने रूल नहीं किया है ना, इस पर 4 अलग अलग डिनेस्टीज़ के रूल रहे हैं, जो कि पहले स्टार्ट हुई थी 1336 और चली थी 1485 तक, वो थी संगम डिनेस्टी। देन आती है उसके बाद सुलवा डिनेस्टी, एंड देन उसके बाद तुलवा डिनेस्टी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिनेस्टी, क्योंकि इसी के रूलर थे कृष्णदेव राय, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे उस टाइम पे इंडिया के, उस टाइम पे ना। उसके बाद आती है 1542 में इस्टेब्लिश होती है अराविडू डिनेस्टी। ये 4 डिनेस्टीज़ ने यहाँ रूल किया है। अब था क्या कि तुलवा डिनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय, इनका रूल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था विजयनगर एम्पायर के लिए, क्योंकि इन्होंने किया है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। ये रायचूर द्वाब जो कि लैंड था बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, फर्टाइल लैंड, उसको इन्होंने 1512 में एक्वायर किया। ओडिशा के रूलर जो गजपति होते थे उनको सबड्यू किया इन 1514, एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी हराया इन 1520। ठीक है, और इनका टाइम जो था पीसफुल टाइम था, मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुली लोग अंदर रहते थे, बट एक्सटर्नली वॉर वगैरह के लिए लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते थे मिलिट्रिकली। ठीक है ना, अब कृष्णदेव राय की डेथ होती है 1529 में, और इनके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत सारे नायकाज, जैसे मुग़लों में चलते थे मनसबदार कि कह सकते हो तुम नोबल्स जो होते हैं, वैसे इनके भी कुछ नोबल्स थे जिनको नायकाज कहा जाता था, मिलिट्री चीफ्स। लाइक ये एक लैंड है और इस लैंड में यहाँ एक रूलर बैठा हुआ है अपने कैपिटल में, तो जो बाकी टेरिटरी है उसको गवर्न करने के लिए वो अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, जो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी या फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहती, तो उनको वो लोग भेजते थे, उनको वो लोग रूल करने के लिए वो पूरा लैंड दे देते थे और उनसे टैक्सेस वगैरह लेते थे, तो वो नायकाज होते थे। तो नायकाज वगैरह बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूलर की कमी है, तो सारे नायकाज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे इनके सक्सेसर्स को। ठीक है, और इसीलिए डिनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और 1542 में स्टार्ट होती है अराविडू डिनेस्टी, जो कि टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी चलती है। अब कुछ चीज़ें और इनके रूल में बहुत फेमस थी, लाइक बिल्डिंग ऑफ फाइन टेम्पल्स, क्योंकि जब कोई स्टेट प्रॉस्परस होता है तो उसके आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो एडवांस्ड होता है अपने कंटेम्प्रेरीज से। और इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कल्चर ये ऐड हुआ टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स में, कि लोग गोपुरम्स ऐड करने लगे, लाइक रॉयल गेटवेज होते थे, जो बड़े बड़े गेटवेज साउथ इंडिया के टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं इस टाइप के, ये सब इन्हीं के पीरियड में ऐड होना स्टार्ट हुए। ठीक है,
एंड ही ऑल्सो फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप जो कि था नियर विजयनगर, जिनका नाम था नागलापुरम, जो कि उनके मदर के नाम पे बेस्ड था ना। अब 1565 में राम राया एक कह सकते हो वहाँ के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, ये एक बैटल करते हैं, बैटल ऑफ राक्षसी टगड़ी, जिसको बैटल ऑफ टेलीकोटा भी कहा जाता है। अब इस बैटल में ये हारते हैं और इस टाइम पे अरविड डायनेस्टी की वो चल रही है ना, अरविड डायनेस्टी का रूल चल रहा है। तो होता क्या है, अरविड डायनेस्टी के टाइम पे 1542 में जो स्टैब्लिश होती है, विजयनगर वर्सेस डेक्कन सुल्तान्स का अलायंस था, उनके बीच में एक वॉर होती है जिसको लीड करते हैं राम राय, है ना। और इनके कह सकते हो कि रूल पे इनके मतलब कह सकते हो अलायंस बनने का रीज़न ये था कि बहुत बार राम राया, ये जो कह सकते हो ये इंडिया हो गया, 1 सेकेंड, ये इंडिया है, यहाँ पे विजयनगर है, एंड यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे एम्पायर्स हैं, कह सकते हो सुल्तानेट्स हैं। तो राम राय जनरली ट्राई करते थे कि इन सब के बीच में आपस में झगड़ा क्रिएट करे, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके केओस क्रिएट कर दे, है ना, जिससे वो लोग आपस में लड़ते रहे। तो उनको ये चीज़ें पता लग गई थी, तो इसलिए उन्होंने सब मिलकर अलायंस बनाया और विजयनगर पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो बैटल ऑफ टेलीकोटा हुआ जिसमें राम राय को हरा दिया गया, मतलब कि विजयनगर डायनेस्टी जो थी एम्पायर था उसको हरा दिया गया। एंड इस अलायंस में देवर कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। अब इन्होंने विजयनगर सिटी को भी सैक कर दिया, पूरी तरह से ख़राब कर दिया, कह सकते हो लूट लिया, और वहाँ के हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जेनोसाइड वगैरह भी किए हों, है ना। तो अब क्या हुआ, इसीलिए इनके रिलेशंस, अब कह सकते हो तुम, हमने जो ऊपर देखा था कि ये सिटी हमें आज रूइंस में मिलती है, हम्पी सिटी, वो इसी कारण से मिलती है ना। अब ऐसा नहीं कि इनके रिलेशन हमेशा से ख़राब ही थे, है ना। लाइक विजयनगर एम्पायर के बीच में और इनके बीच में रिलेशन थोड़ा मॉडरेट रहते थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं कि कृष्णदेव राय बहुत बार सब क्लेमेंट्स को सपोर्ट करते थे पावर में आने के लिए। जैसे उन्होंने एक कह सकते हैं एम्पायर को, जो कि बाहर से आया था, उसको सुल्तान वाले एम्पायर को हेल्प किया था कि वो अपनी पावर क्लेम कर सके वहाँ पे, और इसलिए उन्होंने टाइटल लिया था एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम। और यवन टर्म जो होता है जनरली ग्रीक्स के लिए रेफर किया जाता है, जो लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे। सुल्तान ऑफ बीजापुर एक बार सक्सेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं विजयनगर में आफ्टर कृष्णदेव रायज डेथ, एंड दे वर बोथ कीन टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ ईच अदर, है ना। एक दूसरे के स्टेबिलिटी वगैरह बनाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हो हमेशा वो रहते थे, विलिंगनेस रहती थी इनमें। नाउ अब जब ये वॉर हुई और अरावली डायनेस्टी हार गई, तो इनका रूल जो था वो शिफ्ट हो गया थोड़ा, और ये ज़्यादातर ईस्ट में अब शिफ्ट हो गए। ईस्ट में पेनुकोंडा, जो कि इनिशियली कैपिटल बना, एंड लेटर चंद्रगिरी नियर तिरुपति, ये इनका कैपिटल बन गया। तो इनका रूल जो था थोड़ा ईस्ट में शिफ्ट हो गया अब। ओके, नाउ अब थोड़ा पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नायकास के बारे में बात करते हैं। नायकास जो होते थे वो मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, है ना, और जो कि फोर्ट्स वगैरह कंट्रोल करते थे, आर्म सपोर्ट प्रोवाइड करते थे किंग को इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर्स, है ना। और कह सकते हो कि खुद अपना अथॉरिटी सबमिट करते थे किंग के लिए, और बहुत बार रिबल भी करते थे। मतलब जैसे हमने देखा कृष्णदेव राय के बाद जो उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद बहुत से नायकास रिबेलियस हो गए थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अपने पीजेंट्स के साथ, और फर्टाइल लैंड ढूंढ के वहाँ पे सेटल होते थे। नाउ अब थोड़ा इसके बारे में देखें तो ये सिस्टम को बोलते थे अमारा नायका सिस्टम। अमारा जो वर्ड है, इसका कह सकते हो तुम दो थ्योरी हैं कि कैसे इसका जेनेसिस हुआ। एक तो कहते हैं कि समारा वर्ड से आया, जो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बैटल और वॉर, एंड एक शब्द है आमिर, पर्शियन टर्म, इसका मतलब हाई नोबल। तो ये दोनों चीज़ों पे, इन दोनों शब्दों से शायद ये वर्ड निकल के आया है, ऐसा माना जाता है। एंड दिस अमारा नायका सिस्टम जो था वो इक्तादारी सिस्टम चलता दिल्ली सल्तनत में, उससे कह सकते हो कि थोड़ा रिसेंबल करता था, सिमिलर था उस पैटर्न में। अब ये अमारा नायका सिस्टम जो था, इसमें जो नायकास होते थे वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो टेरिटरी में टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे, है ना, और बहुत बार टेम्पल्स और इरिगेशन वर्क्स में भी काम करते थे। इनकी लैंग्वेज तमिल और कन्नड़ होती थी। ठीक, नाउ अब हुआ क्या कि पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, इन सब से ये टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे, और बहुत सा उसका पार्ट अपने पास रखते थे एंड कुछ पार्ट किंग को देते थे, है ना, जो कि हमने देखा सेंड ट्रिब्यूट टू किंग्स एनुअली। एंड ये हर साल एक बार रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट होके अपनी रॉयल्टी एक्सप्रेस करते थे किंग को, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते थे। और बहुत बार इनका ट्रांसफ़र, कह सकते हो कि बहुत बार नहीं बट कभी कभी इनका ट्रांसफ़र भी किया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा लोग लॉयल ना हो जाए अपने लोगों के लिए और रिबल करने लगे। ठीक है, अब ना 17वीं सेंचुरी में जब विजयनगर किंगडम वीक पड़ गया, तो बहुत से नायकास जो कि स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिए थे, है ना। एंड कोलैप्स ऑफ विजयनगर एम्पायर जो था उसको और इन्होंने बढ़ा दिया। अब थोड़ा विजयनगर एम्पायर के अंदर देखते हैं।
द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। नाउ फाइंडिंग अबाउट हम्पी, तो इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग्स एंड नायकाज, जिसमें हम डोनेशन देखते हैं, अबाउट डोनेशन ऑफ टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिटेल्स, ये सब हम देख के पता लगता है अबाउट हम्पी एंड वहाँ की जो विजयनगर एम्पायर था उसके बारे में। अब कुछ ट्रैवलर्स अकाउंट भी हो गए, लाइक निकोलो डे कॉन्टी, इटालियन ट्रैवलर, अब्दुल रज़ाक, एम्बेसडर ऑफ पर्शिया एंड अफनसी निकितिन, जो कि एक मर्चेंट थे रशिया से। ये 15th सेंचुरी में यहाँ आते हैं और विजयनगर किंगडम के बारे में लिखते हैं। एंड सेम 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज़ आते हैं, डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पेज एंड फर्नाओ नूनेस, ये भी लिखते हैं अबाउट विजयनगर एम्पायर। अब थोड़ा वाटर रिसोर्सेज देख लेते हैं। हाँ, सो वाटर रिसोर्सेज हम्पी जो था, हम्पी की लोकेशन ऐसी है कि कह सकते हो यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ रिवर है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, इट हैज़ अ नेचुरल बेसिन ऑफ तुंगभद्रा रिवर, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। नाउ इट इज़ सराउंडेड बाय ग्रेनाइट हिल्स, जिससे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स वगैरह निकल के आती हैं, सीजनल रिवर्स कह सकते हो, और जिनका पानी रोकने के लिए उनमें एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनाए गए, रिजर्वायर्स बनाए गए। क्योंकि जो रीजन है ये जो विजयनगर एम्पायर का रीजन है यहाँ पे, या फिर इसको हटा दो एक सेकेंड, ये जो रीजन है ये थोड़ा वाटर, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, रेन शैडो एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ वेस्टर्न घाट्स होने के कारण इस जगह पे थोड़ा रेनफॉल कम होती है, इसलिए एरिड रीजन में आता है। सो मेन सोर्स ऑफ रिवर जो है वो है, वाटर जो है वो है तुंगभद्रा रिवर, और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं उनके वाटर्स। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एरिड रीजन ऑफ द पेनिनसुला, इसीलिए यहाँ पे अरेंजमेंट्स की जाती थी टू स्टोर द वाटर, जैसे कमलापुरम टैंक 15th सेंचुरी में बनाया गया था, हिरिया कैनाल है ना, जिससे वाटर को वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अलग अलग जगह पे, वेल्स वगैरह पे। नाउ अब इट वॉज फोर्टिफाइड, जो विजयनगर किंगडम था वो फोर्टिफाइड था, जिससे मेन सिटी जो है वो, किंगडम नहीं कह सकते हो, जो सिटी थी हम्पी फोर्टिफाइड थी, है ना, ग्रेट फोर्ट्रेस वॉल्स होती थी। अब्दुल रज़ाक लिखते हैं कालीकट जब पहुँचते प्रेजेंट कोड़िकोड में, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और बताते हैं इसके बारे में कि वहाँ पे 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस हुई हैं, 7 लाइन, जो कि इसमें अब यूनिक फीचर ये था 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन का कि इसमें सिटी, एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड्स एंड फॉरेस्ट, हर चीज़ को फोर्टिफाई किया गया था। क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था कि जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती थी तो बहुत बार मेडिवल आर्मीज जो थी वो सीज लगा के बैठने का ट्राई करती थी कि हम कैसे सीज कर देंगे, इनके चारों तरफ बैठ के इनका ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा और सप्लाई इनकी बंद हो जाएगी, खाना वगैरह जितने स्टोर करेंगे जब तक चलता रहेगा ख़त्म हो जाएगा, तो इनको बाहर निकल के वॉर करनी ही पड़ेगी या तो खुद हार मान जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इन्होंने थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड चूज़ किया और पूरे फार्मिंग एरियाज़ वगैरह को ही, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर हिंटरलैंड्स को ही अंदर ले लिया फोर्टिफिकेशन के, कि अपना वहीं पे खेती करके प्रोड्यूस निकालेंगे और खाते रहेंगे, सीज वगैरह का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब आउटर मोस्ट जो वॉल थी वो लिंक थी हिल से, जुड़ी हुई थी उससे। नाउ अब ये जो वॉल्स होती थी, फोर्ट्स होती थी, ये स्लाइटली टेपर्ड होती थी, इनमें कोई मोटार यूज़ किया नहीं गया था और वेज शेप होती थी। ठीक है, नाउ अब इनमें जो सेकेंड लाइनिंग थी वो इनर कोर ऑफ अर्बन कम्प्लेक्स को सराउंड करती थी, एंड थर्ड वाली रॉयल सेंटर, कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब, है ना। और फोर्ट की जो एंट्री थी उसमें गेट्स वगैरह लगे होते थे, जो कि मेजर रोड से निकलती थी अलग अलग जगह जाने के लिए, जिनको गार्ड्स हमेशा गार्ड किया करते थे। ठीक है ना, ओके, अब थोड़ा रोड्स के बारे में देखते हैं। सो रोड्स वगैरह हमने आइडेंटिफाई की बाय ट्रेसिंग पाथ थ्रू गेटवेज। अब गेटवेज से थ्रू बहुत से पाथ्स वगैरह निकलते हैं जिसको ट्रेस करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रोड्स हुआ करती थी, और पेवमेंट्स वगैरह भी हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरी रोड्स थी इनमें कह सकते हो वैली के अराउंड चलती थी, मतलब यहाँ की वैली के साथ साथ चलेंगी, चट्टानी इलाकों से बचकर, क्योंकि वहाँ पे रोड बनाना मुश्किल होता था ना। अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड्स जो निकलती थी वो निकलती थी टेम्पल गेटवे से, और उनके दोनों साइड बाजार्स वगैरह लगे रहते थे। और बहुत सी रोड्स अर्बन कोर पे आती, जो मतलब एक रोड जो अर्बन कोर पे जाती हैं उनमें फील्ड सर्वे से पता लगता है कि यहाँ पे न्यूमरस टेम्पल्स और श्राइन्स हुआ करती थी, है ना, वेल्स, रेन वाटर टैंक्स, टेम्पल टैंक्स, हर चीज़ होती थी। और यहाँ पे हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के एविडेंसेस कम मिले, बट कुछ एक्सपेंसिव सामान देखने को मिलता है, इसीलिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे रिच ट्रेडर्स वगैरह के घर रहते होंगे। एंड मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं, टॉम्स एंड मॉस्क एंड ऑल। ठीक है, और बारबोसा डिस्क्राइब करता है यहाँ पे कुछ हाउसेस को लाइक द टैच्ड एंड अरेंज्ड, जो सिमिलर ऑक्यूपेशन के लोगों के बीच में। यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीट्स रहती हैं, तो 1 सेकेंड, हाँ, लॉन्ग स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारे ओपन प्लेसेस हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा देखते हैं रॉयल सेंटर के बारे में। सो
रॉयल सेंटर की जो लोकेशन थी साउथ वेस्टर्न पार्ट में थी सेटलमेंट के, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 टेम्पल्स थी, क्योंकि इनको पैट्रोनेज मिलती थी और पैट्रोनेज का देने का कारण था लेजिटिमेसी, जिससे लोग एक्सेप्ट करेंगे। एंड दे वर बिल्ट इंटायरली ऑफ मेजनरी। 30 बिल्डिंग कम्प्लेक्स होती थी, पैलेसेस, जो कि पेरिशेबल मटेरियल से बने थे, इसलिए अब उतना ज़्यादा उनके एविडेंसेस देखने को मिलते नहीं हैं। अब थोड़ा किंग पैलेस की बात करें तो यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, एक था ऑडियंस हॉल एंड दूसरा था महानवमी डिब्बा। ऑडियंस हॉल का फंक्शन क्लियर नहीं है अपने पास, बट एक हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था एंड इस पर कुछ स्लॉट्स ऑफ पिलर्स लगे हुए थे एंड दे वर क्लोजली स्पेस्ड रेगुलर इंटरवल पे, और एक स्टेयर केस जाती थी जिससे पता लगता है हमें कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी रहा होगा। एंड इट वॉज इनक्लोज्ड बाय 2 वॉल्स जिसके बीच में रोड निकलती थी। अब थोड़ा महानवमी डिब्बा के बारे में देखें तो इट इज़ बिल्ट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन सिटी एंड मैसिव प्लेटफॉर्म थे। इसका बेस था अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट का एंड हाइट ऑफ 40 फीट, और रिलीफ कार्विंग्स वगैरह से इसको कवर किया गया था। मतलब कि ये पूरा बेस है, जैसे 40 फीट हाइट है, तो यहाँ पे रिलीफ कार्विंग्स वगैरह बनी हुई है। नाउ इट वॉज सपोर्टेड बाय द वुडन स्ट्रक्चर, इट सपोर्टेड वुडन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई वुडन स्ट्रक्चर खड़ा रहता होगा और मोस्ट प्रोबेबली रिचुअल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा। जैसे कि एक जो हिंदू फेस्टिवल है महानवमी, तो उसका जो ग्रेट 9th, जिसका मतलब ग्रेट 9th डे ऑफ 10 डे हिंदू फेस्टिवल, ठीक है, जो कि ऑटम के मंथ्स में आता है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए यूज़ किया जाता था। महानवमी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना भी जाता है, लाइक नॉर्थ इंडिया में एज दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा एंड पेनिनसुलर इंडिया में नवरात्रि या फिर महानवमी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ सेरेमनीज़ की जाती होंगी, तो उन सेरेमनीज़ में ऐसा अंदाज़ा लगा जाता है कि लाइक रिचुअल प्रेजेंटेशन होता होगा बिफोर किंग्स, जो कि उसके नोबल करते होंगे, डांसिंग मैचेस, डांस रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशंस ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स, और अब यहीं पे कह सकते हो कि नोबल्स वगैरह अपने लॉयल्टी भी प्रूव किया करते होंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें होती रही होंगी, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते होंगे। अब इस लास्ट डे में, हाँ लास्ट डे में वही चीज़ है जो किंग इंस्पेक्शन करता होगा अपने नायकास का, उनके आर्मीज़ का एंड ऑल, उनसे गिफ्ट्स वगैरह लेते होंगे ना। थोड़ा अदर बिल्डिंग्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। लोटस महल, नेम्ड बाय द ब्रिटिश ट्रैवलर्स, है, इसको नाम दिया गया था। इसका फंक्शन श्योर नहीं है, बट इसका थोड़ा हमें सजेशन देखने को मिलता है, द मैप ऑफ मैकेंजी, उससे हमें कह सकते हो कि आइडिया लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली काउंसिल चेंबर रहा होगा, जहाँ पे किंग्स और उसके नोबल्स वगैरह मिलते होंगे फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। एलिफेंट स्टेबल्स लोटस महल के पास में ही था, जहाँ शायद तक एलिफेंट्स रखने के काम आता होगा। देन हजार राम टेम्पल यूज़ बाय, जिसका ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सिर्फ किंग और उनके फैमिली के बीच में यूज़ होता था। सेंट्रल शाइन जो है वो मिसिंग है, तो शायद तक जब अटैक हुए हों तो इनको हटा लिया गया हो, यहाँ से चुरा के ले गए हों या फिर तोड़ दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। देन स्कल्प्टेड पैनल्स, कुछ मतलब कैसे पिलर्स वगैरह में स्कल्पचर्स बनाए गए होंगे या फिर कार्विंग की गई होंगी, वो सर्वाइव कर गई हैं, और इनर वॉल पे रामायण वगैरह के सीन्स बनाए गए, ठीक है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, बट वो कह सकते हो कि टूट गई बिकॉज बहुत से अटैक्स वगैरह यहाँ पे हुए थे, इस पूरी सिटी को सैक कर दिया गया था। एंड ये बिल्डिंग्स वगैरह बहुत बार बनाई जाती थी बाय द नायकास, जो वहाँ पे मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, जो टैक्स लेते थे ना। एक और इम्पॉर्टेंट जगह द सेक्रेट सेंटर, अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं ना। अब थोड़ा इसी के अंदर एक टॉपिक आता है चूजिंग अ कैपिटल। अब कैपिटल सिटी को चूज़ कैसे किया गया होगा, कि हम्पी में से क्या कह सकते हो कि कैपेबिलिटीज़ थी या फिर अच्छी चीज़ें थी जिसके कारण उसको चूज़ किया गया। सो रॉकी नदन माउंटेन्स, रॉकी नदन एंड्स ऑफ द सिटी, रॉकी एरिया है, माउंटेन्स वगैरह है। बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर का बैंक है, एंड एसोसिएटेड विद सेवरल ट्रेडिशंस लाइक पंपा देवी। देन लोकल ट्रेडिशंस यहाँ पे ये थे कि यहाँ इन्हीं हिल्स में मंकी किंगडम, जो कि रामायण वाले सुग्रीव और वाली थे, उनका मंकी किंगडम यहाँ पे था। एंड अदर ट्रेडिशन लाइक पंपा देवी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनिंस किया टू मैरी विरूपक्षा। विरूपक्षा इज़ अ फॉर्म ऑफ गॉड शिव, ठीक है ना। यहाँ बहुत सी जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलती हैं ऑफ प्री विजयनगर पीरियड, क्योंकि हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि इनिशियली नयनार्स और वैष्णवास जो थे, नयनार्स और अलवार्स, इनको पैट्रोनेज मिलने से पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट और जैनिज्म का पैट्रोनेज स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। टेम्पल बिल्डिंग की एक लॉन्ग हिस्ट्री यहाँ पे रही है, जिससे बहुत से डायनेस्टीज उनके पहले आई थी, उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे, लाइक पल्लवास, चालुक्यास, होयसलास, चोलास। क्यों? बिकॉज इनको लेजिटिमेसी मिल रही है, एक तो डिवाइनिटी क्लेम कर रहे हैं, उससे लेजिटिमेसी मिल रही है। एंड ये लेजिटिमेसी होता क्या था कि एक तो लेजिटिमेसी मिल रही है, दूसरा डिविनिटी क्लेम कर रहे हैं कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड तीसरा कि टेम्पल व ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग एंड सोशल लाइफ। देयरफॉर
टेम्पल केवल रिलीजियस मीन्स के लिए यूज़ नहीं होते थे, दे वर ऑल्सो यूज फॉर कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स। ठीक है, इनका आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर जो था बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। राया गोपुरम्स बनाए जाते थे यहाँ पे, रॉयल गेटवेज, जो कि हो सकता है कि इसलिए बनाए जाते हों कि लोगों को दूर से ही दिख जाए। और ये इतने बड़े होते थे कि सेंट्रल श्राइन जो थी उसके कारण ड्वार्फ एकदम छोटी हो जाती थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव एरिया, मतलब पॉइंट ये बन जाता था। ठीक है, एंड इट ऑल्सो, इनके पीछे एक और लॉजिक ये भी है कि प्रोबेबली मीन टू रिमाइंड द पावर ऑफ किंग्स। इफ़ बड़ा स्ट्रक्चर बनवाएंगे मतलब किंग की इकोनॉमिक पावर भी ज़्यादा है, और इफ़ इकोनॉमी ज़्यादा है तो मिलिट्रिकल पावर ज़्यादा रहेगी। देन मंडपास रहते थे अंदर, पैवेलियंस जहाँ पे ऑफकोर्स हवन वगैरह कराए जाते रहे होंगे। लॉन्ग पिलर कॉरिडोर्स रहते थे जो कि पूरे श्राइन वगैरह के अराउंड चलते थे। ओके, नाउ अब ये साइट मतलब चॉइस ऑफ साइट जो विजयनगर थी वो मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो तुम इंस्पायर हुई थी प्रेजेंस ऑफ श्राइन्स ऑफ पंपा देव विरूपक्ष, है ना। विजयनगर जो था, द क्लेम्ड रूल ऑन द बिहाफ ऑफ विजयनगर एम्पायर जो था, वो वहाँ के रूलर्स क्लेम्ड रूल ऑन द बिहाफ ऑफ विरूपक्ष, मतलब कि बिहाफ ऑफ लॉर्डशिप। और जितने भी उनके रॉयल ऑर्डर्स हुआ करते थे इनमें, जिसमें किंग का सिग्नेचर चाहिए था, उसमें वो लोग विरूपक्ष जो गॉड थे उनका साइन किया करते थे। ठीक है, नाउ रूलर्स एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि बहुत से टाइटल्स भी लिया करते थे अपने आप को गॉड से क्लोज एसोसिएट करने के लिए, लाइक हिंदू सुरातरना, जो कि जिसका मतलब था जनरली हिंदू सुल्तान, और संस्कृताइजेशन था उस वर्ड का, सुल्तान का। एंड 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, अगला टॉपिक अपना कहाँ पे, हाँ अगला टॉपिक अपना प्लॉटिंग टेम्पल्स, पैलेसेस एंड बाजार्स। अब थोड़ा वहाँ के टेम्पल्स, पैलेसेस एंड बाजार्स के बारे में देखते हैं। हमें इनकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है थ्रू फोटोग्राफ्स, प्लान्स एंड एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्कल्पचर्स। एंड आफ्टर इनिशियल सर्वे ऑफ मैकेंजी, यहाँ की बहुत सी इन्फॉर्मेशन को एक साथ मतलब पीस किया गया फ्रॉम ट्रैवलर अकाउंट्स, इंस्क्रिप्शंस, और भी वहाँ जाके प्रीस्ट वगैरह से बात करके। अब थ्रू 20th सेंचुरी ये साइट को प्रिजर्व कर लिया गया बाय द ASI एंड कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। 1976 में हम्पी को रिकॉग्नाइज किया एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड इन अर्ली 1980s एक कह सकते हो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, डॉक्यूमेंट द मटीरियल ऑफ विजयनगर रिमेन्स। एंड ओवर 20 years डजन्स ऑफ स्कॉलर्स यहाँ पे आके इससे कंपाइलेशन कर चुके हैं, प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रिजर्व कर चुके हैं थ्रू मैपिंग। अब मैपिंग होती कैसे थी, 1 सेकेंड, हाँ, सो मैपिंग करने का पहला स्टेप ये था कि पहले मान लो कोई एक एरिया है, बड़ा एरिया है, इसको 25 स्क्वायर्स बनाए जाएंगे। ठीक, 25 स्क्वायर्स बनाए जाएंगे जिनको सबको एक अल्फ़ाबेट दिया जाएगा, ABCDEFGH करके। एंड देन हर स्क्वायर के अंदर का एक अलग से मैप रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं, ये मैप है, अब इसका ये वाला मेरे को बॉक्स देखना है इसके अंदर क्या है, तो इसका भी एक अलग से मैप रहेगा जिसके अंदर भी 25 स्क्वायर्स रहेंगे। अब उनका भी नाम ऐसे मैपिंग की जाएगी, A1 A2 A3, फॉर एग्जांपल इसका नाम A था तो A1 A2 A3। देन उसका बॉक्स रहेगा, उसको भी निकाल के उसके भी ऐसे बॉक्सेस बनाए जाएंगे और उसमें सेवरल डिटेल्स रहेंगे। इस तरह डिटेलिंग की जाती थी उन जगहों की, है ना। पहला स्टेप 25 स्क्वायर्स में डिवाइड करते थे, उनको अल्फ़ाबेट से नेमिंग करते थे। सेकंड स्टेप सब डिवाइड इनटू स्मॉलर स्क्वायर्स, एंड थर्ड स्टेप में दे ऑल अगेन सब डिवाइडेड टू इन स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है ना, उनके डिटेल सर्वे वगैरह इसीलिए डॉक्यूमेंटेड रहते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्कर्स थे, इसी के स्कॉलर्स वगैरह थे जिसमें काम कर रहे थे, लाइक जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल एंड MS नागराज, जो इन साइट से बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टडी में तो उनके स्टडी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में उनको पता लगता है कि जो कि फॉर मतलब टाइम के साथ वैनिश हो गए हैं, है ना, क्योंकि वुडन एलिमेंट से बने हुए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये लोग आइडिया लगा नहीं पाते हैं। तो इनको इमेजिन करना पड़ता है उसके बारे में कि ऐसी चीज़ें रही होंगी, यहाँ पे ऐसे कॉलम्स रहे होंगे, यहाँ पे मंडपास रहे होंगे, यहाँ पे टावर्स रहे होंगे, जो कि बहुत एकदम मुश्किल कैसे तो डिफिकल्ट टास्क बनाता है वहाँ के रिकन्स्ट्रक्शन को। ठीक है ना, द क्वेश्चंस इन द सर्च ऑफ आंसर्स। अब थोड़ा आगे आते हैं, तो बिल्डिंग्स जो कि सर्वाइव कर गई हैं वो हमें बताती हैं कि ये स्पेसेस अब कैसे ऑर्गेनाइज थे, कैसे यूज़ किए जाते थे, एंड हाउ दे वर बिल्ट। तो जैसे डिफेंस एंड मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए फोर्टिफिकेशंस हो गया, जो और ऊपर से स्प्रेड और आइडियाज़ एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बताता है हमें। और बहुत बार बिल्डर्स के आइडियाज़ के बारे में बताता है, उनके पैटर्न्स कैसे थे उसके उनके बारे में बताता है कि उनका मतलब आइडियोलॉजी कैसी थी, वो लोग रिलीजियस थे कि नहीं थे।
एंड बहुत से सिंबल जो थे वो 1 सेकेंड, हाँ, तो बहुत से हमें इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है थ्रू लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन, पॉपुलर ट्रेडिशंस, बट इनकी लिमिटेशन ये है कि वो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं भी बताते हैं, जो कि हम खुद से रिकन्स्ट्रक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लाइक जब ये बिल्डिंग्स वगैरह ऑर्डिनरी लोग देखते होंगे तो उनका रिएक्शन क्या रहता होगा? क्या रॉयल सेंटर, सेक्रेट सेंटर में एक्सेस रहता था हम लोगों को? क्या यहाँ के लोग, यहाँ से हम कह सकते हो कि अंदर जाने उनको मिलता था कि वो सीधे बस स्कल्पचर्स देख के निकल जाते थे? एंड जो ये लेबर वगैरह थे जो ये सब बनाते थे, वो कितने स्किल रहते थे, क्या सोचते थे बनाते वक्त, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विजयनगर किंगडम वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, सो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन, थैंक यू।